नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। ऐसे में दिन भर की तमाम 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से भी होगी और विस्तार से भी होगी। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लोकसभा की कार्यवाही की, जहां पर बजट सत्र के 90वें दिन आज कार्यवाही 13 मिनट में ही स्थगित कर दी गई है। वहीं दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां पर बस्तर पंडुंग के समापन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी विवादित टिप्पणी थी उस पर आज सुनवाई चल रही है। क्या इस सुनवाई में होता है, इस पर भी आपको अपडेट पहुंचाएंगे। चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांकेर के बाद धमतरी में धर्मांतरण की खबर सामने आई है। देखिए, लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले में क्या नया है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पांचवी और बड़ी खबर पंजाब के तरनतार से है, जहां पर एक छात्र ने छात्रा को पहले गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्या ये पूरा मामला है, ये भी दिखाएंगे विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकसभा की कार्यवाही की खबर से, जहां पर आज लोकसभा में बजट सत्र के 90वें दिन कार्यवाही महज 13 मिनट तक ही चल पाई और विवाद शुरुआत से ही देखने को मिला। दरअसल विपक्ष ने यह कहा है इस कार्रवाई को लेकर कि 1 घंटे पहले स्पीकर के पास हम गए थे, हमें कमिट किया गया था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। और इसके बाद उन्होंने इस पर टिप्पणी की और खुद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि क्या आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं। इसके बाद 3 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसंदी पर बीजेपी सांसद संध्या राय बैठी थी। राहुल की बात के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं भी स्पीकर के कैबिन में उस वक्त मौजूद था जब आप गए थे। ऐसा कोई कमिटमेंट उनको नहीं दिया गया कि आपको बोलने दिया जाएगा। और इसके बाद जो स्पीकर की पोस्ट पर बैठी हुई सांसद थी संध्या जी, उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से किसी और मुद्दे को लेकर कोई नोटिस नहीं आया है। बजट पर चर्चा करनी हो तो आप बताइए। इसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। और स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, गतिरोध लगातार जारी है, आज 9वां दिन है, आज भी यही स्थिति देखने को मिली है। यहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके जो सांसद है वो कह रहे हैं कि पहले स्पीकर से उन्होंने अनुमति ली थी। आखिर कहां पर गफलत हो गई, आखिर उनको बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या तर्क दिया गया? स्पर्श, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, स्पर्श तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, संपर्क दोबारा साधने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन देखिए, पूरा मामला क्या है कि लोकसभा में राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष है वो अपनी बात रखना चाहते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर और अन्य मुद्दों पर वो बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जैसे ही वो बोलना चाहते हैं उनको बोलने से रोक दिया जाता है, टोका टाकी की जाती है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो अब जिस तरह का ये मामला बना हुआ है, गतिरोध बना हुआ है, इसको लेकर विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके लिए सदन में 14 दिन पहले लिखित में नोटिस भी देना होता है। तो बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में लगभग हर दिन यह हंगामा जारी है। महज 13 मिनट आज ये लोकसभा की कार्रवाई चली है, तो लगभग हर दिन इस तरह के हालात बन रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं समय तो जाया हो ही रहा है, लेकिन जो खर्चा आता है वो भी करोड़ों में होता है, वो भी जाया हो रहा है और कुछ भी यहां से आउटकम निकल नहीं पा रहा है, जिससे कि जाहिर सी बात है दोनों दल एक दूसरे के ऊपर ठीकरा मर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे, जहां पर बस्तर पंडुम के समापन समारोह के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद को लेकर बड़ी बातें कही। एक बार फिर से उन्होंने नक्सलियों से अपील की कि वो आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में शामिल हो जाए, और साथ ही ये चेतावनी भी दे दी कि अगर वो गोली चलाते हैं तो हम भी जवाब में गोली चलाएंगे। हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि हम गोली चलाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नक्सलवाद से हटकर मुख्य धारा में शामिल नहीं होंगे तो हम अपना एक्शन जारी रखेंगे। वे हम सबके समक्ष होगा और इस मंच की शोभा में बता दें आज तीसरा दिन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूरा मंच जो है वो दौरे का, छत्तीसगढ़ दौरे का, और तीसरे दिन जगदलपुर वो पहुंचे। बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मंत्रिमंडल के सदस्यगण, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लड़ाई किसी समस्या का कोई हल नहीं होता, लेकिन गोली चलाओगे तो जवाब में गोली ही मिलेगी, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री ने। मुख्य धारा में वापस लौटने की अपील की है। 5 साल में बस्तर को विकसित संभाग बना देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो देखिए, अब तक के बस्तर में लगभग 2500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 500 को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। कई नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। बस्तर की संस्कृति, बस्तर का कल्चर, उसको सालों तक, दशकों तक, सैकों तक हम जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि बस्तर वालों, मैं मन से कह रहा हूं कि यहां की संस्कृति और कला मैंने देखी है, विश्व के कोई भी जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। बस्तर की कला, संस्कृति, गान, नाट्य, ये सिर्फ बस्तर का आभूषण नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का आभूषण है। ये पूरा देश मानता है। जब राष्ट्रपति महोदया यहां पर उद्घाटन करने आई, मैंने उनका धन्यवाद करने के लिए फोन किया था और साथ में एक विनती भी कर डाली कि 12 के 12 विधाओं में जो 1, 2 और 3 नंबर पर आए हैं, उसको आप अपने घर पर भोजन पे बुलाइए। उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया है। तो बस्तर पंडुम के 12 विधाओं के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के प्रतिभागी देश के राष्ट्रपति भवन में अपने कल्चर का प्रदर्शन करेंगे। देश और दुनिया का पूरा मीडिया वहां होगा। मैं आज फिर से एक बार, कई बार कर आया हूं, मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुचे लोग हैं वो हथियार डाल दे। सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी। सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाए। अभी जो बचे कुछ नक्सली है, उनमें हमारी ट्राइबल बच्चियां हैं। मैं सभी को अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये बच्चियों को एक बार पुनर्वसन के लिए भेज दो। उनका पूरा जीवन बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं, उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांवों में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। तो कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में सम्मान की बात कही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। साथ साथ उनसे अपील भी की है कि हथियार छोड़े, मुख्य धारा में वो शामिल हो। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जो बचे कुचे नक्सली है वो भी मुख्य धारा में शामिल हो, और जिन्होंने सरेंडर कर दिया है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उनका विकास किया जाएगा, और बस्तर को 5 सालों में विकसित संभाग की श्रेणी में ला खड़ा किया जाएगा। तो बड़ी बातें कही है केंद्रीय गृह मंत्री ने।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, बस्तर के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन और बस्तर पंडूम, चूंकि ये एक बड़ा आयोजन था, इस आयोजन को लेकर कितने सफलता मिली है और किस तरह से बस्तर बदल रहा है? आज गृह मंत्री ने जो बड़ी बातें कही है, कितना प्रभावी उनका आज का ये वक्तव्य? जी सर, ये आपको बता देना चाहूंगा, वास्तव में देखा जो आज का जो दिन है बहुत ही बेहद खास दिन है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आगमन केवल औपचारिक दौरा नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति को देश के शीर्ष मंच का मान्यता देने का एक संदेश कहा जा सकता है। बस्तर पंडुम केवल उत्सव ही नहीं बल्कि लोक उत्सव, लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा, आदिवासी रीति रिवाज और प्रकृति से जुड़ा जीवन दर्शन का जीवन दस्तावेज है। यह मंच जो है बस्तर की आत्मा को नई पीढ़ी और पूरी दुनिया तक पहुंचाने के एक माध्यम बनेगा। राष्ट्रपति के आगमन से लेकर अब तक के जो जबरदस्त उत्साह देखा गया था, उससे कई गुना उत्साह आज भी दिखा गया है, क्योंकि बस्तर पंडुम 2026 केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि बस्तर की पहचान का एक ऐलान कहा जा सकता है। आज जब गृह मंत्री अमित शाह जी जब बस्तर पहुंचे, वो सीधी एयरपोर्ट से बाई सड़क होती है मंच पे पहुंचे, जहाँ पे माई दंतेश्वरी की उद्घोषणा के साथ इस सभा को संबोधन किया। उनकी इस संबोधन में साफ तौर पर एक झलकी ये देखने को मिला है कि बस्तर को और विकसित करने की उसको मंशा है। उसने ये भी ऐलान किया है कि पूरा भारत में सबसे समृद्ध जो है बस्तर आगे चलकर बनेगा। यहाँ पर पर्यटन हब से लेकर यहाँ के औद्योगिक विकास को लेकर उन्हें चिंता जाहिर की है। ऐसा ही नहीं, किसानों करीबन 75,000 हेक्टेयर की जो बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के जो बिहार जंगल में जो आदिवासियों की जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने की बात कही। उसने न केवल नक्सल उन्मूलन के ऊपर जोर दिया बल्कि बस्तर के जो युवा है और यहाँ के युवती है, यहाँ के जो स्कूली छात्र है, उन्हें नई ऊंचान यानी नई उड़ान भरने की एक उन्होंने संकेत भी दिया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि बस्तर न केवल बस्तर के जो बच्चियां हैं आज वो चाहे कहा जाए ये बस्तर ओलंपिक के जरिए देश दुनिया अपना नाम कमा रहे हैं, अपने नई उड़ानें भर रही है, तो कहने की बस्तर बदल रहा है। और उसने साफ तौर पर कहा कि उन्हें जो एक अंतिम जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो 2026 की जो बात कही, वो 2026 का जिक्र करते उसने कहा कि 2026 यानी 31 मार्च तक संपूर्ण भारत से नक्सल मुक्त होगा। उन्हें सभी ये जो यहाँ के जो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बस्तर में एक नया सवेरा होने वाला। उसके पहले बस्तर को विकसित करने की दिशा में कई बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। बहुत शुक्रिया जीवानंद इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं 5 का पंच की अगली खबर का, जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह, उन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी, उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और जिस तरह की उनकी टिप्पणी थी, उस पूरे मामले के बाद आज की जो सुनवाई है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके पहले जनवरी के महीने में जो सुनवाई हुई थी, उन्होंने माफी को नाकाफी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि आपकी जो माफी है वो नाकाफी है, माफी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने चौथी बार फिर से एक बार माफी मांगी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि एसआईटी का गठन भी हुआ था, 3 सदस्यीय एसआईटी बनी थी, जिसकी रिपोर्ट अगस्त के महीने में सौंप दी गई थी। एसआईटी ने और वक्त लिया। सरकार से भी पूछा गया था कि आपने अब तक एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। उसके बाद अब सरकार को 2 हफ्ते का वक्त पिछली सुनवाई में दिया गया था और उसकी रिपोर्ट सबमिट करने कहा था, जिसकी रिपोर्ट अब सबमिट हो चुकी है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर आज जो है वो सुनवाई होनी है और इस वक्त सुनवाई चल रही है। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, किस तरह से सुनवाई को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं और अब सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है उससे कोई जानकारी क्या बाहर आ पा रही है? क्या विजय शाह मंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर संकट के बादल अब भी मंडरा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा इंतजार तो हमको जरूर करना होगा, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह के हालात हैं, उसके अनुसार कहीं ना कहीं जो अभी के अपडेट्स हैं उसमें जैसे हियरिंग खत्म होती है उसके बाद चीजें जानकारी में आएंगी। फिलहाल चूंकि हियरिंग चल रही है और सरकार की तरफ से ये माना जा रहा था कि समय सरकार मांग सकती है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट अब तक के नजर आया है और उसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहीं ना कहीं अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाया,
जिस पैटर्न में चल रही है, तो निश्चित रूप से विजय शाह पर संकट के बादल जरूर ये सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे सरकार को ये भी बोल सकता है कि अब समय नहीं दिया जा सकता, आप मामला दर्ज करने की अनुमति दे। ये सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से थोड़ा और इंतजार किया जाए, क्योंकि मामला अदालती है, तो अदालत जिस तरह से आगे बढ़ेगी उसी तरह की स्थितियां विजय शाह के लिए बनती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, लेकिन विजय शाह खुद और साथ साथ मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल जी, दोनों ही नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, उनसे मुलाकात करने भी पहुंचे थे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दबाव भी सरकार पर दिखाई देता है। ऐसे में क्या दबाव जो है वो काम करेगा या फिर नैतिकता के आधार पर कहीं ना कहीं उनको ये फैसला लेना पड़ेगा कि कुछ मजबूत ठोस किया जाए? देखिए, नैतिकता की उम्मीद विजय शाह के मामले में तो पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए सनी, क्योंकि नैतिकता की स्थिति होती तो शायद अदालत में ये मामला पहुंचता ही नहीं, विजय शाह पहले ही इस्तीफा दे चुके होते। अब तो ये बात है कि किस तरह का दबाव बनता है, परिस्थितियां कैसी बनती है और उसके अनुकूल कैसे निर्णय लेना है। और यही कारण है कि विजय शाह, हेमंत खंडेलवाल सारे लोग दिल्ली में हैं और नितिन नवीन और हाईकमान और केंद्रीय जो नेतृत्व है उनके फैसले का इंतजार होगा, लेकिन उसके पहले उस टिप्पणी का इंतजार होगा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होती है, और उसके बाद माना जा सकता है कि तुरंत ही एक दिशा निर्देश जो है एमपी बीजेपी को और मोहन सरकार को मिल जाएंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं अब एक बड़ी मजबूरी भी है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि 8 बार के विधायक है और सबसे महत्वपूर्ण कि आदिवासी नेता है, बड़ी छवि रखते हैं। देखना होगा, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुक करते छत्तीसगढ़ की उस खबर का जो कि बारंबार सामने आती है, और ये खबर है धर्मांतरण की। जी हां, धर्मांतरण है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब इस कड़ी में अगला नाम आ चुका है धमतरी का, जहां पर धर्मांतरण का एक मामला सामने आया, जिसके बाद जमकर इस पर अब हो हल्ला मचा हुआ है, स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई हैं। इसके पहले आपको याद होगा कांकेर या बलौदाबाजार या बिलासपुर या कोई और जिला पकड़ लीजिए, लेकिन अब ये मामला सामने आया। ये कुछ मिलता जुलता कांकेर की तरह ही मामला है, क्योंकि यहां पर मुनकेइरा गांव में धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर बवाल हुआ। ग्रामीणों ने धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने के लिए बाड़ी का जो इस्तेमाल किया गया था, जहां बाड़ी घर की जो बाड़ी होती है वहां पर दफनाया गया, इस बात को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया। प्रशासन की टीम ने रात में ही शव को बाहर निकालकर अपने कब्जे में लिया। गांव में तनाव के हालात है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ग्रामीणों को शांति बनाए रखने की अपील जरूर की जा रही है। मृतक का नाम जलंग सिंह नेताम है। 15 साल पहले ईसाई धर्म उन्होंने अपना लिया था। मृतक के निधन के बाद परिजनों ने गांव में ही स्थित निजी बाड़ी में शव को दफना दिया था, जिससे कि ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। तो देखिए, ये मामला कांकेर में भी कुछ ऐसा ही सामने आया था, जहां पर सरपंच के पिता के लाश को दफनाया गया था और वो भी नजदीकी खेत में, जो उनका ही खेत था, वहां पर दफनाया गया था। ठीक इसी तरह यहां पर भी मामला सामने आया, जहां पर जो लाश है वो दफनाई गई थी और इस बात को लेकर नाराजगी सामने आई। धमतरी जिले के दुगली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो तनाव के हालात अब भी बरकरार है। जहाँ पे एक व्यक्ति जल सिंह नेताम जो बीमार चल रहा था, 45 से 50 साल के आसपास का था और उसकी मौत हो गई और वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। उसकी बॉडी को दफन करने के नाम पे गांव में थोड़ा बवाल हुआ। बाद में परिवार और गांव वालों की सहमति से उसकी बॉडी को धमतरी में लाके दफन किया गया। माहौल अभी शांत है। तो देखिए, धर्मांतरण को लेकर कहीं ना कहीं विराम लगाने में नाकाम साबित हो रही है तमाम कोशिशें, और लगातार ये मामले हर कुछ दिनों के बाद सामने आ जाते हैं, बारंबार सामने आ जाते हैं। और हालांकि धर्मांतरण को लेकर कानून जरूर बने हुए हैं और ये 15 साल पहले धर्मांतरण किया था इस शख्स ने, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि ये जो समाज के अंदर द्वेष की भावना आ चुकी है, इस बात को लेकर एक जो नाराजगी बढ़ती जा रही है, वो नाराजगी कैसे समाप्त होगी और कैसे ये जो तनाव के हालात जगह जगह उभर कर सामने आ रहे हैं, इसको रोकने में हम कामयाब हो पाएंगे। कानून जरूर है, धर्मांतरण को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम बातें जरूर कही जाती है, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है और शायद यही वजह है कि विरोध जो है वो बढ़ता जाता है।
अंगेश हिरवानी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंगेश, फिलहाल ताजा हालात वहां पर क्या है और क्या शव को कहीं और दफनाया जा रहा है? कोई आपसी सहमति बन पाई है? क्या स्थिति? जी, ये कल की घटना है। ये नगरी ब्लॉक की एक मुनई ग्राम पंचायत है, वहां की एक घटना है जो कल एक धर्मांतरित व्यक्ति का मृत्यु हुआ था। उस व्यक्ति का शव को परिवार वालों ने अपने बाड़ी में दफनाया था, लेकिन इसकी जानकारी गांव के लोगों को मिली तो उन्होंने विरोध किया और उसको विरोध करके पुलिस प्रशासन से मांग किया गया कि इस शव को हम यहाँ दफनाने नहीं देंगे। फिर वहां पर गहमा-गहमी हुआ, माहौल खराब हो गया। इस स्थिति में पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचे और लोगों को शांत करने के लिए उन्हें बहुत प्रयास किया और शांत भी हो गया। अंततः ग्रामीणों ने उस शव को रात में निकाल करके बाहर निकाला। फिर उस शव को पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर लोगों को शांत माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंगेश, लेकिन ये कल का मामला अब तक के क्या शव को कहीं और दफनाया नहीं जा रहा है? फिलहाल इसको लेकर कोई कोशिश की जा रही है कि अंतिम संस्कार किया जाए और हालात को लेकर क्या कर्फ्यू लगाया जा रहा है कि पुलिस बल तैनात किया गया, इसको लेकर कोई जानकारी? जी, अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस अपने कब्जे में शव को रखा है और उसको ऐसा जगह शव को अंतिम संस्कार करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की वहां पर कोई हुल्लड़ हंगामा ना हो। ठीक है अंगेश, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।